हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सेकेंड लेक्चर देखने वाले। लेक्चर हमारा ये 2 नंबर है। ओके, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कोई भी पीडी को कैसे पहचानेंगे कि वो मेरा होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से बिलोंग करता है। ओके, इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो भी क्वेश्चन अगर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से बिलोंग करेगा तो उसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन बोले तो आंसर कैसे लिखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ टर्म है जिसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, अगर आप नए होंगे इस वीडियो पर तो जिससे कि आप जान सकेंगे। छोटा सा मैं ब्रीफ नॉलेज में शॉर्ट इंट्रो में इसके बारे में दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे पहचानें कि वो मेरा होमोजेनियस है। देखो, जैसे मेरा एक गिवन पीडी है, पीडी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो मेरा होमोजेनियस है, लीनियर है, एंड विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी कैसे पहचानेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो जानते हैं पीडी क्या किसको बोलते हैं। तो जैसे मेरा गिवन क्वेश्चन है, इसको हम लोग होमोजेनियस कब कहेंगे? होमोजेनियस कहने का कंडीशन है कि अगर जितने भी पीडी में जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म है, यहाँ पे क्या पार्शियल डेरिवेटिव वाले टर्म है, सभी का ऑर्डर अगर सेम हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस। तो यहाँ आप देख सके जो गिवन पीडी का जो हमारा डेरिवेटिव वाले टर्म है, सभी का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है। मैंने यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है जेड को, एक बार एक्स 2 बार एक्स से किया है, यहाँ पे एक बार एक्स एंड वाई से किया है, फिर यहाँ पे 2 बार वाई से किया है। ओके, तो सभी का ऑर्डर क्या है? सेम है। और सेम है कितना ऑर्डर का है? सेकेंड ऑर्डर का है। तो सभी का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब कि होमोजेनियस है। लिनियर की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे लिनियर देखा जाए तो जितने भी डेरिवेटिव टर्म है उसका अगर पावर 1 रहे, अगर पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लिनियर, अगर नहीं है तो नॉन लिनियर। तो यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का पावर अगर 1 है, या इसको पावर बोलते हैं या फिर डिग्री बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, जो भी हो अगर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर। ओके, एंड विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं डेरिवेटिव हमेशा डेरिवेटिव का ही देखना है। तो डेरिवेटिव का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना है? यहाँ पे 1 है। यहाँ डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन कितना है? -1 है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया है 2 बार z को। तो यहाँ जो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है? -6 है। इस डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन -6 है। इस डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन -1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। इस डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन 1 है। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट की बात करें तो मेरा क्या है? सभी 1 है, -1 है, -6 है, बोले तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जो गिवन पीडी है, गिवन पीडी बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो मेरा होमोजेनियस भी है एंड साथ में लीनियर भी है, एंड पार्शियल डिफरेंशियल तो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो जब भी अगर क्वेश्चन अगर होमोजेनियस हो, लीनियर हो एंड विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हो तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन 2 भाग में डिवाइड रहेगा। पहला भाग हमारा रहता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दूसरा भाग रहता है पीआई, बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए आपको 2 टर्म निकालने पड़ेंगे, पहला CF, दूसरा PI। CF क्या है? CF को हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF होता है मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जितने भी डेरिवेटिव वाला टर्म है उसको सॉल्यूशन देगा, उसका सॉल्यूशन डेरिवेटिव वाले टर्म का सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल कर देगा, एंड बाकी जितना भी बचता है उसको एक एज जो सेकेंड टर्म इसमें दिया गया नहीं है, तो बिना डेरिवेटिव वाले टर्म जितने भी रहेंगे होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर बिना डेरिवेटिव वाले टर्म रहेंगे वो मेरा फंक्शन रहेगा एक्स एंड वाई का। जो भी बिना डेरिवेटिव वाले टर्म है वो मेरा फंक्शन रहेगा एक्स एंड वाई का। तो इस तरीके को इसका जो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे पीआई से। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका सोल्यूशन निकालेगा? डेरिवेटिव वाले टर्म का। तो इस क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव वाले टर्म है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हेल्प लेंगे, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे अगर सपोज यहाँ पे अगर 0 ना होकर अगर e के पावर 2x + 3y है, तो यहाँ पे e के पावर 2x + 3y को क्या कह सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है? 2x + 3y।
तो ये बिना डेरिवेटिव वाला टर्म है, इस टर्म को अगर सोल्यूशन निकालना है तो हम किसके हेल्प से निकालेंगे, पी की हेल्प से, बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के हेल्प से निकालेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन का अगर होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन CF एंड PI निकाल कर देगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन में, सॉरी कंप्लीट सोल्यूशन में पहला बात करेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन का। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन होमोजेनियस है, लीनियर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन, देन उसके बाद निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी हम लोग एक छोटा छोटा टर्म के बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन में छोटा छोटा टर्म आते हैं, जैसे डी, एक डी आता है, डी को डिनोट करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स से, मतलब कि डी बोले तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है एक्स को, किसको डिफरेंशिएट किया, तो और जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ डी का जो टर्म होता है डेल अपॉन डेल एक्स को डिनोट करेगा। उसी तरह से यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसको डी डिनोट करेंगे। अगर डी स्क्वायर रहता बोले तो 2 बार डिफरेंशिएट, तो 2 बार डिफरेंशिएट को क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह से अगर डी क्यू लिखा कहीं भी, अगर डी क्यू अगर लिखना हो तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्यू लिखेंगे। उसी तरह से अगर डेल अपॉन डेल एक्स रहे, डेल अपॉन एक्स का जब वाई रहेगा तो उसको लिखेंगे डी डैश से। ओके, तो इसको हम लोग डी डैश का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल वाई, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई के रेस्पेक्ट में मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डैश स्क्वायर कहना पड़ेगा, तो डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर कहना पड़ेगा। उसी तरह से अगर डी डैश अगर 4 है तो मतलब कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, 4 बार, तो डेल 4 अपॉन डेल वाई की पावर 4। एंड वाई ही कैसे आया, यहाँ पे डैश का मतलब कि वाई से डिफरेंशिएट किया गया, बोले तो डी को डिनोट करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स से, एंड डेल डैश डी डैश को डिनोट करते हैं डेल अपॉन डेल वाई से। उसी तरह से अगर दोनों का सपोज कॉम्बिनेशन में रहेगा, जैसे डेल स्क्वायर इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का है, जिसमें एक बार मैंने डेल एक्स वाला से डिफरेंशिएट किया है और दूसरा मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट वाई से किया है। तो डेल अपॉन डेल एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल वाई। ओके, तो यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार पहले मैंने वाई से डिफरेंशिएट किया और फिर एक्स से डिफरेंशिएट किया, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स को डी भी लिख सकते हैं एंड डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या लिखूँ, डेल स्क्वायर इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई रहेगा तो इसको हम लोग डेल इंटू डेल वाई डेल डैश लिखेंगे। उसी तरह से अगर सपोज डेल क्यू रहेगा तो पहला डेल एक्स स्क्वायर बोले तो 2 बार मैंने एक्स से डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने वाई से एक बार डिफरेंशिएट किया, तो इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 डेरिवेटिव 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, जिसमें से 2 बार एक्स से किया हो तो एक्स वाले को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डेल वाई है तो डेल डैश हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको एक टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे है वो हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो इसको हम लोग डी वाले फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट है, जिसमें से एक बार एक्स से किया है दूसरा बार वाई से किया है। तो एक बार करेंगे तो एक्स डी लिखेंगे, एक बार वाई है तो डी डैश लिखेंगे, इंटू जेड को किए हैं तो जेड। ओके, इसका मतलब हो गया एक बार एक्स से मैंने किया, फिर वाई से किया, किसको किया, जेड को किया। डी को डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट कितना है, डेल अपॉन डेल वाई को करेंगे, किसको मैं डिफरेंशिएट किया, जेड को, इस वाले टर्म को डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखेंगे। ओके, उसी तरह से अगर डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स स्क्वायर रहेगा तो कैसे लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स है बोले तो डी का वैल्यू है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैंने कितना बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया है तो डी स्क्वायर लिखेंगे, किसको डिफरेंशिएट किया, जेड को किया है तो डी स्क्वायर जेड हो जाएगा। जहाँ पे डी का मान क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, और कितना ऑर्डर का है, 2 स्क्वायर है बोले तो सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर इंटू जेड, यही टर्म यही है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव को डी इंटू डी डैश के फॉर्म में, डी एंड डी डैश के फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन में जो पहला वर्किंग मेथड आता है, पहला निकालना होता है आपको सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डी एंड डी डैश के फॉर्म में बदलते हैं। तो अगर हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की बात करें तो सबसे पहले जो वर्किंग मेथड में जो सबसे पहला मेरा काम रहेगा वो हमारा रहेगा कि जो भी होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर क्वेश्चन बिलोंग करेगा तो उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म बोले तो डी एंड डी डैश वाले फॉर्म में बदलेंगे। ओके, नाउ जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेते चलते तो अच्छा लगेगा। जैसे डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस 6 इंटू डेल स्क्वायर जेड इंटू
डेल वाई क्यू सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जेड को 2 बार डिफरेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, बोले तो एक्स से किया है 2 बार, तो डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड हो जाएगा माइनस। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डी इंटू एक सेकेंड ऑर्डर है जिसमें एक बार मैंने एक्स से डिफरेंशिएट किया है एंड सेकेंड बार में वाई से किया है, तो एक बार क्या होता है एक बार डी एंड एक बार वाई से किया है तो डी डैश हो जाएगा। किसको मैंने किया है जेड को किया है तो जेड माइनस 6 इंटू सेकेंड ऑर्डर है, दोनों बार मैंने किससे किया है डी वाई से किया है तो डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर है इसलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा। किसको मैंने किया है जेड को तो जेड हो जाएगा बराबर 0। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जेड को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो जेड को कॉमन करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। नाउ सेकेंड काम मेरा रहता है एक्जुलियरी इक्वेशन निकालना, एक्जुलियरी इक्वेशन। ओके, तो जैसे मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग इस फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं, ई वाले टर्म को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ, फंक्शन को फाई से डिनोट किया, फंक्शन ऑफ किसका डी एंड डी डैश का है, डी कॉमा डी डैश का है इंटू किसका जेड बराबर यहाँ फंक्शन ऑफ, यहाँ 0 की जगह पर कोई भी एक्स एंड वाई वाला फंक्शन हो सकता है तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, तो ये मेरा है सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ अब हम लोग इस सिंबॉलिक फॉर्म का हम लोग एक्जुलरी इक्वेशन में बदलेंगे। तो एक्जुलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म से फॉर एक्जुलरी इक्वेशन के लिए ये जो टर्म है मेरा फाइव डी कॉमा डी डैश, इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्जुलियरी इक्वेशन। जैसे पिछले क्वेश्चन का मैंने क्या सिंबॉलिक फॉर्म में बदला, सिंबॉलिक फॉर्म में जो इस टर्म है, इस टर्म को अगर मैं 0 की इक्वेट कर दूं तो इसको बोलेंगे एक्जुलियरी इक्वेशन। नाउ यहाँ पे काम करेंगे, डी को हम लोग पुट करेंगे m, डी बराबर m पुट करेंगे एंड डी डैश बराबर 1 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा m स्क्वायर माइनस m इंटू 1 यानी m हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू डी डैश को 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 0 होगा। नाउ यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे m का वैल्यू, फाइंड m। ओके, तो यहाँ से फाइंड करने के बाद फिर मेरा एक और केस आता है जिसको हम थर्ड केस कहेंगे। तो थर्ड केस के लिए सबसे पहले बात कि यहाँ से जो भी मेरा m का वैल्यू निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। जो भी मेरा मान आएगा यहाँ से उसको हम लोग रूट कहेंगे। तो थर्ड केस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करने के बाद फाइंड m, देन हम लोग 3 केस बनाएंगे। थर्ड केस में 3 केस अलग अलग सेपरेट करेंगे जिसमें हम मान m का वैल्यू जो आएगा, मान लेते हैं कि जो m का वैल्यू आएगा उसको हम लोग रूट कहते हैं। ओके, जो भी मेरा आंसर आता है उसको हम लोग रूट कहते हैं। तो जो भी हमारा m का रूट आएगा अगर वो अलग अलग होगा, जैसे अगर सपोज m का मान अगर a b c d a मैंने मान लिया, तो यहाँ a b c d क्या है, अलग अलग रूट है m का वैल्यू। जैसे यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से m स्क्वायर फैक्टर करेंगे तो 2m माइनस प्लस 3m माइनस 6 इक्वल टू 0। m यहाँ कॉमन लो तो m प्लस 2 माइनस 3 m माइनस 2 हो जाएंगे, m प्लस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 2 बरा इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से m प्लस 2 के बराबर एक बार 0 करेंगे और m माइनस 3 के बराबर एक बार 0 करेंगे तो m का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -2 एंड m का वैल्यू -3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि m का 2 अलग अलग वैल्यू का आया है, एक -2 है एंड दूसरा 3 है। इसी तरह से बहुत सारे वैल्यू भी आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है, मान लिया कि m का वैल्यू a है, b है, c है, d है। तो जब इस तरीके से अगर अलग अलग रूट आएंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट। यहाँ पे कितने रूट हैं, अभी मैंने 4 रूट लिए हैं, और भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग CF की बात करेंगे, जब अलग अलग रूट आएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, CF लिखेंगे हम लोग फंक्शन y प्लस m1x। यहाँ पे m1 क्या है, a है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन y प्लस ax। उसी तरह से सेम b रूट के लिए लिखेंगे फंक्शन 2 फंक्शन 2 y प्लस bx। उसी तरह से तीसरा के लिए लिखेंगे फंक्शन y प्लस cx डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से जितना भी है d है तो d को भी सेम उसी तरह से लिखेंगे फंक्शन 4 y प्लस dx एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाएंगे। ये जब मेरा केस रहेगा जब अलग अलग रूट आएंगे तब, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमको इसको लिखने के लिए बोला जहाँ पे यहाँ रूट कितना है 2 है, तो अगर इस
मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ a माइनस सिक्स इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो m का वैल्यू 2 आएगा, -2 एंड 3 आएगा। तो इसका अगर हम लोग CF लिखना चाहें बोले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हमारा हो जाएगा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन y, यहाँ पे m का क्या मान है -2 है तो -2x हो जाएगा, प्लस F2 y प्लस 3 है तो 3x हो जाएगा। तो CF निकलने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद PI निकालेंगे। लेकिन मेरा केस ए में जब मेरा रूट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, केस ए इसको मान लेते हैं कि रूट क्या है मेरा डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग, कोई भी सेम ना हो। अब बी केस मान लेते हैं कि जब m का वैल्यू या रूट क्या हो, सेम हो, रूट हमारा क्या हो, सेम हो। जैसे m का वैल्यू a दो, जो m का वैल्यू आया है दोनों सेम है, a है, फिर तीसरा b है, c है, d है, डॉट डॉट ऐसे सो ऑन। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू सेम है, जैसे m-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, या फिर m-2 इसको हम लोग लिख सकते हैं m-2 बराबर 0। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो m का दो वैल्यू आएगा, m बराबर 2 और यहाँ से भी m बराबर 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब ऐसा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, CF बराबर इसके लिए लिखेंगे फंक्शन फर्स्ट y प्लस ax प्लस, लेकिन जब इसके लिए लिखेंगे तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से। ओके, x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a x से कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन 2 लिखेंगे और y प्लस ax दे देंगे। ओके, प्लस फिर सेम उसी तरह से अलग आ गया, फंक्शन 2 हो गया, 1 हो गया, तो फंक्शन 3 की बात करेंगे, y प्लस bx प्लस फंक्शन 4 y प्लस cx। ओके, अगर सपोज जो हमारा रूट है ए 4 बार आ गया, फिर बी सी ऐसे है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग CF, फर्स्ट फंक्शन के लिए, फर्स्ट रूट के लिए फंक्शन 1 y प्लस ax प्लस, ये देखो रूट सेम आ रहा है यानी कि x से मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस ax, यहाँ पे फंक्शन 2 हो जाता है। देखो एक बार और हो गया, तो यहाँ पहले x किया तो अब हो जाएगा x स्क्वायर, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन 3 y प्लस ax प्लस, देखो एक बार और आ गया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, अब एक और मल्टीप्लाई करेंगे x से तो एक्स क्यू हो जाएगा, फंक्शन 4 y प्लस ax। नाउ अब यहाँ देखो अब अलग रूट आ गया था, 4 के बाद 5 y प्लस bx प्लस फंक्शन 6, अब इसके लिए y प्लस cx। तो इस तरीके से हम लोग CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो नाउ अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले हम लोग CF निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का, वो हम लोग करके देखते हैं कि कैसे CF हम लोग निकालेंगे। ओके, लिसन, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक बार वर्किंग मेथड या रूल फॉर फाइंडिंग CF को कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला कि जो गिवन क्वेश्चन रहेगा, गिवन क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में जो हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट रहेगा वो निकाल कर देगा मेरा CF। तो हम लोग किसका देखेंगे, डेरिवेटिव वाला पार्ट, जैसे 5d, d' z बराबर फंक्शन ऑफ x, y है। तो हम लोग सिर्फ किसको देखेंगे, हम लोग सिर्फ देखेंगे डेरिवेटिव वाला पार्ट d एंड d'। d का वैल्यू आप लोग को पता है, हम लोग डेल अपॉन डेल x कहते हैं, एंड d' को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल अपॉन डेल y को। ओके, तो नाउ सब कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग सबसे पहले किस में बदलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। एंड आपको पता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, 5d, d' z बराबर f x, y के फॉर्म में बदलते हैं। सेकेंड, एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो फंक्शन है d, d' को इसके बराबर हम लोग ये जो फंक्शन है d, d' इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के, d, d' इक्वल टू 0। नाउ जो भी होगा पुट करेंगे हम लोग, जो भी आएगा पुट करेंगे हम लोग, d बराबर m एंड d' बराबर 1। तो क्या हो जाएगा मेरा 5, d की जगह पर m पुट करेंगे एंड d' की जगह पर 1 बराबर 0। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, इसका जब हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो m का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जिसे हम लोग रूट कहते हैं। तो ये रूट के लिए फिर हमको देखना पड़ेगा केस 3 में पहला केस कि जब मेरा m रूट क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बोले तो अलग अलग जब रहेगा, जैसे m का वैल्यू मैं ले लेता हूँ a b c। तो इसके लिए जो CF लिखूँगा मैं, a के लिए फंक्शन फर्स्ट y प्लस ax प्लस फंक्शन 2 y प्लस bx
प्लस फंक्शन 3y प्लस सी एक्स। लेकिन जब मेरा सेकेंड केस, जब मेरा रूट सेम रहेगा, जैसे मान ले तो मैं ए 2 बार आ गया है बी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फंक्शन फर्स्ट इसके लिए y प्लस ए एक्स, यहाँ पर देखो रूट सेम आ रहा है तो एक बार x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फंक्शन y प्लस ए एक्स, यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ सेकेंड हो जाएगा, प्लस इसके लिए अलग रूट है तो फंक्शन 3y प्लस बी एक्स। ओके, अगर सपोज अगर m का वैल्यू 3 रूट सेम आ गए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सी एफ फंक्शन फर्स्ट y प्लस ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन सेकेंड y प्लस ए एक्स, इसके लिए लिखे तो एक बार और x से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, फंक्शन थर्ड y प्लस ए एक्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने से पहले इतना वर्किंग मेथड हम लोग करेंगे, एंड ये मेरा सॉल्यूशन रहेगा, बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली रहेगा। तो नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि ये मेरा होमोजेनियस है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म है वो थर्ड ऑर्डर का है, यहाँ भी 3 है, 3 बार डिफरेंशिएट किया हूँ तो ये मेरा होमोजेनियस है। होमोजेनियस क्यों? क्योंकि ऑर्डर मेरा सेम है। क्या है? होमोजेनियस, ऑर्डर हमारा सेम है। कितने ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। अब देखेंगे कि लीनियर है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डेरिवेटिव है सबका पावर 1 है, यानी कि मेरा लीनियर भी है। लीनियर है क्यों है? क्योंकि पावर क्या है मेरा 1 है। ओके, नाउ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कैसे पता चला हमें कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है? क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कांस्टेंट है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है इसका -3 है तो कांस्टेंट है, 2 है तो कांस्टेंट है। तो ना तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? इसका जब भी हम लोग होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन हमारा निकाल के देगा वो मेरा रहेगा CF प्लस PI। ओके, तो अभी हम लोग जो सीखे उसमें सिर्फ CF निकालना सीखे हैं। तो CF हम लोग किसका निकालेंगे? CF हमेशा जो CF वैल्यू जो निकाल कर देता है ओनली डेरिवेटिव वाला पार्ट हमें निकाल कर देता है, इतना याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें डेरिवेटिव वाला टर्म कितना है? 3 टर्म है, तीनों RHS के इक्वल के इस साइड लिखा हुआ है, इधर 0 है। तो हम लोग PI की बात अभी नहीं कर रहे, इसलिए ओनली डेरिवेटिव वाले टर्म मैंने लिखा है। तो यहाँ से अगर CF की वैल्यू निकाले तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, डेल एक्स क्यू माइनस 3 डेल क्यू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई प्लस 2 इंटू डेल क्यू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डी को डेल अपॉन डेल एक्स मानेंगे, सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स को डी कहेंगे एंड डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश कहेंगे। तो ये मेरा जो भी गिवन क्वेश्चन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जब एक बार किया है तो 1D, जब 3 बार करूँगा तो 3D इंटू ये वाला हमारा जेड क्यों? क्योंकि जेड यहाँ पे नहीं है तो जेड यहाँ पे ही लिखा जाएगा। -3 इंटू 3 बार डिफरेंशिएट किया है जिसमें से एक्स को x से 2 बार किया हूँ तो डी स्क्वायर हो जाएगा, एंड वाई से 1 बार किया हूँ तो डी डैश हो जाएगा इंटू ये वाला जेड प्लस 2 इंटू यहाँ थर्ड ऑर्डर का है तो जिसमें 1 बार x से किया हूँ तो d लिखाएगा, 2 बार मैंने y से किया है तो d डैश का स्क्वायर लिखूँगा बराबर यहाँ पे z बराबर 0। नाउ इसमें हम लोग क्या करेंगे? z पहले कॉमन लेंगे, पहले हम लोग z ही कॉमन लेंगे, उसके बाद कुछ और देखेंगे। z माइनस 3d स्क्वायर इंटू डी डैश प्लस 2d इंटू डी डैश का स्क्वायर इंटू z बराबर 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म जिसमें इसको हम लोग 5d इंटू डी डैश कह सकते हैं, d कॉमा डी डैश कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ d एंड डी डैश इंटू जेड बराबर 0। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो नाउ सिंबॉलिक फॉर्म में बदलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन, नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या होता है? 5d कॉमा डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 5d कॉमा डी डैश मैं इस टर्म को कहूँगा तो क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा माइनस 3d स्क्वायर इंटू डी डैश हो जाएगा प्लस 2d इंटू डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये मेरा एक्सिलरी इक्वेशन है, जहाँ हम लोग को पता है जब एक्सिलरी इक्वेशन आता है
तो डी बराबर एम पुट करेंगे और डी डैश बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम का क्यूब हो जाएगा माइनस 3m² इंटू 1 हो जाएगा तो 3m² हो जाएगा प्लस 2m, ये तो 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2m हो जाएगा बराबर 0। अब ना इस इक्वेशन से हम लोग किसका मान निकालेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये तीनों में m कॉमन है तो हो जाएगा m² हो जाएगा, यहाँ से करूँगा तो 3m हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। ना इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइज करके। अगर मैं इसको लिखूँ तो m इंटू इस टर्म को मैं सोल्व करूँगा तो क्या है, माइनस 3m है तो यहाँ 2 है तो ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 2m माइनस m प्लस 2 बराबर 0। मैं इस सोच कर चल रहा हूँ कि आपको ये वाले टर्म को फैक्टराइज करने आता होगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, m तो यहाँ है, m रहने देंगे, इसमें से देखो ये दोनों टर्म में से m कॉमन लेंगे, पहले से कॉमन है m कॉमन लेंगे, इसको मैं इस ब्रैकेट से घेर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा m माइनस 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 हो जाएंगे बराबर 0 हो जाएंगे। नाउ ये m पहले से है m माइनस 2 तो m माइनस 2 हो जाएंगे एंड m या -1 है तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखो तीन गो वैल्यू है तो पहला इसके बराबर 0 के इक्वेट करेंगे तो m बराबर 0 फर्स्ट वैल्यू, m माइनस 2 इसको 0 से इक्वेट करूँगा तो यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा m माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से m बराबर 0 निकला एक वैल्यू। यहाँ से बात करते m बराबर 2 निकला, अगर यहाँ से बात करें तो m बराबर 1 निकला। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गो रूट निकला आपका, m का वैल्यू 3 वैल्यू निकला एंड तीनों वैल्यू अलग अलग है। तो इसको पहले मैं अरेंज करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा। तो इसका मैं अगर CF लिखूँ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एंड इसका y प्लस 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y प्लस 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस थर्ड फंक्शन y प्लस 2x। तो यहाँ से CF वैल्यू मेरा हो जाएगा F1 y प्लस F2 y प्लस x प्लस F3 y प्लस 2x। एंड चूँकि इस क्वेश्चन का जो RHS टर्म है आप देख सकते हैं RHS मेरा 0 है, जब RHS 0 रहता है तो इसका PI भी हम लोग 0 होता है, इसलिए कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा CF प्लस PI। तो सोल्यूशन मेरा निकल के आ जाएगा Z बराबर CF कितना हो जाएगा F1y प्लस F2y प्लस x प्लस F3y प्लस 2x प्लस PI 0 क्यों हुआ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसका RHS मेरा विदाउट डेरिवेटिव वाले टर्म है ही नहीं। तो क्या है RHS मेरा 0 है इसलिए PI भी हमारा 0 हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होता है 0 हो जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है CF प्लस PI, तो CF मेरा ये वाला टर्म आ गया, PI 0 है तो टोटल सोल्यूशन जो कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके दिस इज माय कंप्लीट सोल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। ओके नाउ अब हम लोग इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनाएंगे। सपोज अगर कोई ऐसे क्वेश्चन अगर बनाते गए जिसमें अगर हमारा m का वैल्यू अगर सेम आ गया, जैसे 1 है एंड 2 आ गया कुछ इसी तरीके से, तो देन इसका हम लोग CF कैसे लिखेंगे, 1 को लिखने जाएंगे तो F1 y प्लस x हो जाएगा प्लस फिर 1 रिपीट कर गया है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, F2 हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन y प्लस 1 है तो x हो जाएगा प्लस यहाँ देखो अलग फिर तीसरा फंक्शन जो रिपीट नहीं है तो हो जाएगा ये सेकेंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन y प्लस 2 है तो 2x हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PI निकालना सीखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करके अच्छे से कंप्लीट कर देंगे इसको भी होमोजेनियस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस। तो थैंक यू।